हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 मैथ है उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो पहले चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हमारी ये वज्र गुणनखंड विधि का एक क्वेश्चन है, फिर ये देखो हाइट एंड डिस्टेंस का VIMP क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा ही। तो ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और हर एक क्वेश्चन समझ के जाना कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं VIMP हैं, बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांस है। तो चलो फिर एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न आप लोग देखो, प्रश्न नंबर फर्स्ट देखो, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। लिखा हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों की, मतलब सदस्यों की एक सेना आर्मी, ठीक है, 616 सदस्य हैं उसमें एक सेना आर्मी है कि टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले, ठीक है, 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहाँ एक है बड़ी संख्या यानी कि 616, दूसरी है 32। तो इन दोनों का अगर आप HCF ज्ञात कर लो, अगर आप इनका HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा ज्ञात कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि वे मार्च, मतलब जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम संख्या आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कितने स्तंभों में वो मार्च कर सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, चलो हम लोग देखते हैं। तो ये जो हमारा स्तंभों की अधिकतम संख्या, टुकड़ी के सैनिकों की संख्या कितनी है, टुकड़ी यानी कि 616 सदस्यों वाली एक सेना टुकड़ी। ठीक है, तो 616, ठीक है, एक हमारा कितना है 616 एंड और वैंड, ठीक है, और जो हमारा वैंड के सदस्यों की संख्या, वैंड के सदस्यों की संख्या कितना है, सदस्यों की संख्या कितनी है 32 है ना। तो ये जो वैंड के सदस्यों की संख्या है ये 32 है। तो का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करने पर, या फिर HCF ज्ञात कर लो, या फिर इसका हिंदी होता है महत्तम समाप्त वर्तक होगी। ठीक है, समाप्त वर्तक होगी। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि हमें ये लिख लेना चाहिए। अगर आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, जैसा बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ आपका हो गया, हमें देखो 32 और ये देखो 616 और 32 का हमें क्या ज्ञात करना है, महत्तम समाप्त वर्तक। तो आप यहाँ ज्ञात भी कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ आप जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको लिखना पड़ता है चरण फर्स्ट, और चरण फर्स्ट में आप क्या कितना है, सबसे बड़ा कितना है 616, और 616 जो हमारा है, ठीक है, और आपका कितना है 32, और 32 यानी कि 616 और 32 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के प्रयोग से सबसे पहले जैसे आपका ये जो 616 है और 32 के लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग आपको करना है। लाइक आपको पता होगा कि हमें देखो 616 जो हमारा है ये 616 और ये बराबर आपको लिखना है 32, और 32 में हमें इतना मल्टीप्लाई करना है कि आपका 616 से ज्यादा ना हो, भले ही कम रहे। तो अगर आप इसमें 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 608 हो जाएगा, बट हमारा कितना है 616, तो इसमें आपका कितना ऐड हो जाएगा, यानी कि 8। जब तक आपका ये शून्य के बराबर ना हो जाए तब तक आपको करना है। अब आपको इन दोनों में से बड़ा जो है उसे लेना है। लाइकेज ये आपका 1 में है, ठीक है, तो इसमें आपको 32 जो आपका है, ये जो 32 है एंड ये जो आपका 8 है जो आपका बचता है, उसका अब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका ये 32 है, यानी कि अब आपको यहाँ चरण नंबर 2 करना है, यानी कि वो हमारा चरण फर्स्ट था, अब ये हमारा चरण नंबर 2 है, और इसमें सेम प्रोसेस है। लाइक ये 32 और जो आपका 8 है, क्या है 8, ठीक है। अब 8 के लिए आपको क्या करना है, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसका प्रयोग करना है। लाइक जैसा आपने ऊपर किया है उसी प्रकार से करना है, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका,
अगर आप ऐसा लिखोगे तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा कि प्रयोग से। तो अब आपका देखो यहाँ, अब इसका हम लोग कर लेते हैं जैसे इसका किया गया है, यानी कि यहाँ आपका 32 सबसे बड़ा है, तो 32 को आप आगे लिखो, यानी कि फिर 8 यानी कि 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 और 4 का गुणा यानी कि 32 प्लस 0, यानी कि यहाँ हमारा 0 हो गया। तो यहाँ चूंकि हमारा शेषफल कितना आ गया, जो ये शेषफल है, शेषफल हमें कितना मिला, यानी कि बराबर 0 के। अब जैसे ही हमारा शेषफल ये 0 आ गया, बस हमारा वही हो चुका है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा HCF होगा, यानी कि जो हमारा यहाँ HCF होगा इनका, वो HCF कितना होगा, HCF जो होगा ये 8 जो है ना, 8, यही हमारा HCF हो जाएगा। और यही हम आंसर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिख देना, सेना जो है 8, कितना, 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, 8 स्तंभों में मार्च कर सकती है, ये हमारा आंसर हो गया। काफी आसान सा क्वेश्चन था, देखो ध्यान से थोड़ा सा समझना था, वैसे काफी आसान क्वेश्चन था। और यहाँ मैंने एक बार केवल जो आपका 616 है और 32 का HCF ज्ञात कर लिया गया, यहाँ एक बार 32 और 8 का HCF ज्ञात कर लिया गया, फिर हमारा जो 8 है यही आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलो हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो, यहां आपको क्या करना है, ज्ञात कीजिए कि जो रैखिक समीकरण का युग्म है, ये जो हमारा रैखिक समीकरण का युग्म है 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9 संगत है या असंगत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के लिए, केवल आपको यह बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है उसका एक समीकरण बना लो। जैसे आपका जो दिए गए समीकरण युग्म को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जो आपका समीकरण है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x - 3y। देखो आपका समीकरण तो ये जो बराबर 8 लिखा हुआ है, इसको मैं इधर करूंगा तो -8 के बराबर हो जाएगा, -8 और बराबर 0 कर लेना है, आपको बराबर 0 रखना है, ठीक है। लाइक जैसे आपका ये समीकरण है, इसको भी ऐसा लिख लेना है 4x - 6y एंड ये जो आपका 9 है इसको उस तरफ पक्षांत कर लो, -9 और बराबर 0। इस तरह से मैंने व्यक्त कर लिया, ठीक है। अब यहां अगर आपसे पूछा जाए A1 क्या है, A2 क्या है, V1 क्या है, V2 क्या है, तो आई होप कि आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इनकी आपको क्या करना है, तुलना करना है, किससे, इनकी तुलना देखो सेम प्रोसेस है, इनकी तुलना जैसे आपका समीकरण है A1x, यानी कि यहाँ आपको A1 बताना है, ठीक है। अब लाइक एज यहाँ प्लस V1y, ठीक है, एंड प्लस C1 बराबर 0, ठीक है, एंड तथा इन्हीं से आपको इनकी तुलना करना है, तथा आपका जैसे A2x प्लस V2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है, से करने पर ये मैंने क्यों लिखा, इससे आपको काफी आसानी मिलेगा, ठीक है। अब इसका आपको समझना है, देखो यहाँ जो आपका A1 लिखा हुआ है, ये समीकरण फर्स्ट में जो ये x के आगे 2 लिखा हुआ है, यही हमारा A1 है। ये देखो अब देखो V1 जो लिखा हुआ है, ये हमारा 3 जो लिखा हुआ है y के आगे V1, ये आपका 3V1 है। C1 आपका लिखा हुआ है, ये आपका C1 है। अब देखो A2 आपका कहाँ है, A2 आपका दूसरे समीकरण में जो x के आगे लिखा हुआ है, ये हमारा A2 है, V2 हमारा ये है, C12 हमारा ये है। बस अब मैं नीचे लिख देता हूँ, लाइकेज अगर आपको भूल जाओ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, A1 हमारा क्या है, A1 हमारा 2 है, देख लो यहाँ ये पहले समीकरण में, और यहाँ फिर हम नीचे लिखते हैं A2 हमारा क्या है, नीचे वाले समीकरण में 4 है। V1 की बात की जाए तो हमारा कितना है, -3 है, देखो ये आपका माइनस साथ में लिया जाएगा चिन्ह। और यहाँ V2 की बात की जाए तो वो हमारा कितना है, -6 है, ठीक है। और C1 की बात की जाए तो वो हमारा कितना है, वो है -8 चिन्ह के साथ लिया जाएगा। और हमारा C2 कितना है, -9। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, बहुत आसान है। अब आपको जो आपका A1 करना है बटे में A2 करना है।
तो A1 हमारा कितना है 2/4। अगर आप इसे कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब आप कॉमा लगाओ। अब B1 बटे में V2 कर लो। V1 हमारा -3 है एंड V2 हमारा -6 है। इसे भी आप कट करोगे तो 1/2 ही मिलेगा। अब आओ C1 बटे C2, तो C1 हमारा कितना है -8 है और C2 कितना है -9 है। अगर आप माइनस माइनस कट भी कर दोगे तो बचेगा 8/9, यानी कि हमारा 1/2। देखो हमारा A1 बटे A2 क्या मिला 1/2, V1 बटे V2 भी मिला 1/2, बट ये हमारा जो है C1 बटे C2 ये हमारा मिला है 8/9। अब हमारा ये मिला क्या, जो A1 है A1 बटे A2, A1 बटे A2 ये बराबर है V1 बटे V2 के। किसके बराबर है V1 बटे V2 के, बट C1 इज नॉट इक्वल टू C2 के। C1 और C2 इन सब के बराबर नहीं है, ठीक है। यही तो हमें मिला है। आपको देख सकते हो कुछ आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये आपको मिला है। अगर आपको ऐसा कहीं मिलता है तो दिया गया अतः जो दिया गया समीकरण है, आपसे क्या पूछा है संगत है या असंगत, यही तो पूछा है। तो दिया गया जो समीकरण है कैसा होगा, पता चला कुछ। आपको फार्मूला पढ़ाया गया है युग्म, आपको फार्मूला में मैंने बताया है अगर ऐसा हो तो असंगत है। दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, बस इतना याद रखना। अगर नहीं याद हो रहा है तो बच्चा पार्टी फार्मूला को पढ़ा दिया गया है, वहां सारा कंफ्यूजन क्लियर करा दिया गया है। अगर ऐसा होगा तो असंगत होगा, ठीक है। समझ में आया। ये हमारा बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके दोबारा समझ लो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में मैं कह सकता हूँ कि 100% आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना, और पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर अभी मैं फिगर के साथ समझा दूंगा ताकि आपका कोई भी छोटा से छोटा भी कंफ्यूजन ना रह जाए। लिखा हुआ है आंधी आने से, मतलब एक आंधी आता है ना गांव में, तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। जब आंधी आता है तो पेड़ क्या हुआ टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है। मतलब जैसे एक पेड़ है वो टूट चुका है, यहां से टूटा तो ये गिर के इसे जमीन को छू लेता है, ठीक है। बीच फिगर के साथ समझाऊंगा। तो इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर को जो है जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जो है पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, ठीक है। जो पेड़ का शिखर है जमीन को छूता है, और 8 मीटर जो है ना 8 मीटर है, और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, और अभी मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूं। सबसे पहले आप फिगर पे ध्यान देना। लाइक एज मैं एक पेड़ बनाता हूं, ठीक है। इतना लंबा हमारा क्या है एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ है। अब बात को समझो, यही पेड़ जो है ना, यही पेड़ आंधी आने पर टूट जाता है। अब देखो यहां पहले आपको क्या कहा गया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। मतलब ऐसा टूटता है ना, लाइकेज अगर बात की जाए यहां से समझो ये पेड़ टूट चुका है, यानी कि अगर इसे तोड़ा जाए तो यही जो ऊपर वाला ये वाला भाग है ना, ये वाला यही भाग क्या होता है जमीन को छू लेता है ऐसे, ठीक है। और वही जो पत्तियां वत्तियां लगी हुई है ना वो सारा नीचे आ जाता है, तो ये जो है ना जमीन को छू लेता है। अब देखो इन दोनों को मैं मिला देता हूं, और यहां जो कोण यानी कि एंगल बनता है ना, एंगल 30 डिग्री का बनता है। इतना झुकाव रहता है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखो यही जो भाग है टूटकर यहां आया है, जितना मतलब ये वाला है ना यही तो टूटकर यहां आया है। अब फिर नीचे और देखो क्या लिखा हुआ है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां का पेड़ का शिखर है शिखर को छूता है 8 मीटर की दूरी है, यानी कि यहां से जो जमीन का ये है ना, यहां से जो पेड़ का छूता है ना ये 8 मीटर है। कितना है 8 मीटर, 8 मीटर है। अब हमें करना क्या है, ऊंचाई ज्ञात करना है, हमें पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखो मैं सारी का नाम दे देता हूं, लाइकेज इसको मैंने नाम दे देता हूं यस, इस बिंदु को इसको क्यू नाम दे देता हूं, ठीक है। इसको आर नाम दे देता हूं,
अब आर से इसे मैं पी नाम दे देता हूं, ठीक है। बस जैसा भी आप ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हो, मुझे अच्छा लगा यही दे दिया। अब ये क्या है, यही जो टूटा हुआ भाग है, पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ये पेड़ का क्या है, ये टूटा हुआ भाग, टूटा हुआ भाग है ये वाला, ठीक है, टूटा हुआ यानी कि पेड़ का टूटा हुआ भाग है, ठीक है। तो अब यही जो ये है ना कर्ण, वही अब हमें ज्ञात क्या करना है, पूरे पेड़ की ऊंचाई, पूरे पेड़ की हमें पूरी ऊंचाई ज्ञात करना है। लाइक हमें ये जो है ना पी और क्यू, ये पी एंड क्यू पूरा ज्ञात करना है, हमें पूरी ऊंचाई नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोण लेना है। लाइकेज हमारा 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या लिखना है, 30 डिग्री का कोण हमारा ये है। अब मैं यहाँ एक बात बता दूं, माना पी क्यू एक पेड़ है, ये क्या है, ये हमारा P एंड Q क्या है, एक पेड़ है, जो कि मैंने लिख दिया है स्पष्ट रूप से, जो बिंदु R से टूटकर भूमि पर गिर जाता है, जो यहाँ बिंदु R से टूटकर यहाँ भूमि से नीचे जुड़ जाता है। एंड पेड़ के ऊपरी भाग RP, जो R, ये R और P का ऊपरी सिरा P भूमि पर बिंदु R से छू जाता है, यही जो ऊपरी वाला सिरा है ये यहाँ छू जाता है, ठीक है। बिंदु S की पेड़ से दूरी एस क्यू बराबर 8 मीटर है, ये S एंड Q बराबर 8 मीटर है, और हमारा जो कोण है QRS यानी कि S जो हमारा कोण है वो 30 डिग्री है। अब सबसे पहले आपको लेना है, तब हमें सबसे पहले क्या करना है, तब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज हमारा लेंगे, समकोण त्रिभुज QSR में, QSR में यानी कि QSR में हमें क्या करना है, देखो यहां ध्यान से समझना, QSR एक बार हम इसको लेंगे तो फिर हमारा ये tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री की वैल्यू लगेगी। और tan क्या होता है हमारा, tan जो होता है लंब बटे आधार होता है, ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा इसमें क्या है, लंब आपको पता होगा कि ये जो Q एंड R है ये लंब है, यानी कि Q और R, और आधार हमारा क्या है S एंड Q, S एंड Q, ठीक है, इतना समझ में आया। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होता है, और ये तो हमें वैल्यू पता नहीं है QR की, तो इसको आप ऐसा ही रहने दो, और बटे में SQ की वैल्यू आपको पता है 8 मीटर है, तो इसको आप 8 रख दो, यानी कि यहाँ से Q एंड R की वैल्यू हमें मिलेगी 8/√3। ये हमारा हो चुका है, सबसे पहले मैंने इसकी वैल्यू ज्ञात की, ठीक है, SQ की। तो यहां से आपको समीकरण फर्स्ट नाम दे सकते हो, या फिर QR नाम है ही। अब आपको लेना है पुनः त्रिभुज लेना होगा, यानी कि पुनः आपको समकोण त्रिभुज लेना है, पुनः आपको क्या लेना है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज QSR में। फिर से हमें लेना है QSR। देखो QSR हमें दो बार लेना है, एक बार हमें tan 30 डिग्री यानी कि tan को अप्लाई करना है, अब हमें cos को अप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि cos को इसलिए मैं अप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मैंने यहां से Q एंड R की वैल्यू पता कर ली, यानी कि यहां से लंब की वैल्यू हमारी पता चल गई, और लंब बटे आधार हमें पता चल गया, तो L बटे K यानी कि अगर आपको आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे कर्ण आपको, तो ये कर्ण जो है ना, कर्ण ये, ठीक है, ये मतलब आपका SR, ये ऊपर वाला ही भाग टूट कर आया है, यानी कि जितना इसकी होगी ना दूरी, अभी आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहां हमें क्या करना पड़ेगा, cos 30 डिग्री का अप्लाई करने पड़ेगा cos, और यहां से हमें SQ मतलब हमें क्या मिला, ये जो S एंड Q है, ठीक है, यस एंड क्यू, यहां से हमें आधार है, आधार, एंड आपको अब कर्ण लेना है, कर्ण मतलब आपका कर्ण कितना है, SR, यहां से हमें SR की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब cos जो हमारा 30 डिग्री की वैल्यू होती है वह √3/2 होता है, एंड यहाँ हमें 8 डिग्री इसकी वैल्यू है, एंड SR, यहाँ से SR की वैल्यू हम पता कर लेंगे। तो यहाँ से अगर SR की वैल्यू बताया जाए तो वो होगा 16/√3, क्योंकि यहाँ 8 दुनाई 16 और ये √3 नीचे आ जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया।
अब यहां से आपको ये वाला मान देखो, ये वाला जो है ना इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही वाला भाग जो है ना टूटकर ये यहां जमीन से सट गया है। जितनी इसकी दूरी होगी उतना ही इसका भी दूरी होगा, क्योंकि वही भाग टूटकर जमीन से छुआ है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है? पेड़ की कुल ऊंचाई। अब हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि P एंड Q। अब देखो इसमें हम पी क्यू में अगर हम क्या ऐड कर दें, पी क्यू में अगर हम ये P एंड R यानी कि P एंड R ऐड कर लें, और ये जो आपका है ना Q एंड R ऐड कर लें, यानी कि QR और PR दोनों ऐड कर लें, तो हमारा हो जाएगा ना पेड़ की कुल ऊंचाई। मेरे कहने का मतलब है अगर हम P यानी कि R ऐड कर लें प्लस यहाँ QR ऐड कर लें, यानी कि P एंड R ऐड कर लें और Q एंड R ऐड कर लें, तो पूरी हमारी पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। बट इसी को हम इक्वल लिख सकते हैं किसके? एक तो हमारा जो PR है ना, ये जो P एंड R है ये टूट कर यहाँ आ गया है, उसको हटा दो, मतलब भूल जाओ, वो टूट चुका है, टूट कर यहाँ सट गया है। तो इसका मतलब हम इसको, ये जो ऊपर वाला भाग है इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी कि SR के बराबर। इसको हम SR के बराबर लिख सकते हैं, प्लस हमारा ये जो है ना QR वो तो रहेगा ही, यानी कि Q एंड R। अब हमें पता है ना दोनों का मान। देखो हमें SR की वैल्यू भी पता है, SR की वैल्यू हमारी कितनी है? 16/√3, यानी कि 16/√3 एंड प्लस हमें QR की वैल्यू भी पता है 8/√3। दोनों की वैल्यू हमें पता है। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 8 में अगर 16 में 8 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, 24/√3। ठीक है, 24/√3 हमारा हो जाएगा। अब देखो यहाँ आप √3/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा यहाँ? अब देखो यहाँ अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो फिर ये देखो आपका 24√3 हो जाएगा, बटे में ये आपका √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 से 24 कट जाएगा, 8×3 = 24, 8√3 मीटर। 8√3 मीटर हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई है। क्या है? पेड़ की जो ऊंचाई है वो इतना ही मिलेगा, यानी कि जो हमें पेड़ की ऊंचाई मिला है, पेड़ की ऊंचाई, हम पेड़ की ऊंचाई ही ज्ञात कर रहे थे ना, तो पेड़ की ऊंचाई जो हमें मिला है वो कितना मिला है? एक तो हम लिख सकते हैं 13.84 मीटर, इतना लिख सकते हैं, और एक हम या फिर आप लिख सकते हो 8√3 मीटर। बस ये जो 8√3 मीटर मिला है ये हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई है, और मैंने √3 का मान रख के इसको गुणा कर दिया है बस। तो ये हमारी पेड़ की कुल ऊंचाई है, जो कि आई होप कि आपको पता चल गया। काफी आसान सा क्वेश्चन था। एक बार आपको tan 30 डिग्री का मान अप्लाई करना है, एक बार cos 30 डिग्री का, और आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मिल जाएगी, दोनों को ऐड कर लेना है, आपका PQ की वैल्यू आ जाएगा। तो ये है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग ध्यान से समझो। इसमें लिखा हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान से समझना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिया जो है, अगर आप जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले माना रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, मान लो कि माना हमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो आप लोग मान लो, माना जो रेखाखंड है, रेखाखंड को विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आप क्या मान लो, मैं मान लेता हूं x, y है, यानी कि x और y मैंने मान लिया, और x एंड y की वैल्यू आप ज्ञात कर लो, आपका वो निर्देशांक पता चल जाएगा। तो अतः विभाजन की स्थिति में आपको x की वैल्यू, मैं आपको सारा का सूत्र बता देता हूं। यहां
सबसे पहले जो जो दिया है उसे लिख डालो। यहाँ हमें x1 जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, x1 की वैल्यू कितनी है, ये जो -1 है ना, ये x1 है -1। अब यहाँ अगर बात की जाए y1 की वैल्यू कितनी है, तो y1 की वैल्यू जो हमारा है वो ये जो 7 है, ठीक है, ये पता चल गया। अब बात की जाए यहाँ x2 की वैल्यू, यानी कि x2 की वैल्यू ये 4 जो है ये x2 है, ठीक है, बराबर लगा दो। एंड y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की हमारी -3 है। अब इतना तो आपको पता चल गया। अभी हमें एक चीज और दिया हुआ है, तथा हमारा यहाँ दिया हुआ है यम1 बराबर 2, जो ये अनुपात है ये यम1 बराबर 2 और पीछे वाला जो है ना यम2 बराबर 3, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। इतना चीजें हमें दी हुई हैं, यम2 हमारा 3 दिया हुआ है और यम1 हमारा 2 दिया हुआ है। अब मैं आप लोगों को एक सूत्र बताता हूँ, लाइक जो हमारे x और y की वैल्यू ज्ञात करना है, तो x बराबर आप सूत्र लिखो यम1 x2 प्लस यम2 x1, हर जगह वैल्यू रख देना, आपका मान आ जाएगा यम1 प्लस यम2, बस यही आप वैल्यू रख दो। लाइक हमारा m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो आप 2 रख दो। x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 रख दो। m2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 3 है, तो 3 रख दो। इंटू x1 की वैल्यू हमारी कितनी है, -1 है, तो -1 रख दो बटे। अब आपका यहाँ कितना है, ये हमारा 2 है, यम1 2 है ना, और यम2 कितना है 3। अब देखो यानी कि यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनाई 8, 8 और -1 से 3 में गुणा होगा तो -3 और यहाँ 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 बटे 5, क्योंकि घटेगा तो ये हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि हमें x जो x की वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा। लेकिन अभी हमें y की वैल्यू भी ज्ञात करोगे तभी हमारा निर्देशांक हो जाएगा, तो y का भी आप सूत्र लिख लो। लाइकेज हमें अगर y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो y बराबर आप सूत्र लिख लो यम1, और जहाँ x2 है ना वहाँ y2 कर दो, प्लस यम2 जहाँ x1 है वहाँ y1 कर दो, बटे में यम1 प्लस यम2। तो काफी आसान तरीके से मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यम1 की वैल्यू आपको पता है 2। अब देखो y2 की वैल्यू -3 है, प्लस 3 आपकी यम2 की वैल्यू है, इंटू y1 की वैल्यू 7 है, 7 बटे में आपको पता है यम1 जो आपका 2 है और यम2 3 है। इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3 दूनी 6 -6, एंड यहाँ हमारा कितना हो जाएगा +7 3 21 बटे में 5, और हमारा ये हो जाएगा 15 बटे 5, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3। अब y की वैल्यू हमें 3 मिली, y की वैल्यू हमें 3 मिली, और x की वैल्यू हमें कितना मिला, x की वैल्यू 1 मिला। तो अब आपसे पूछा जाए कि निर्देशांक कितना होगा, तो फिर बता सकते हो। तो यहाँ हमारा जो बिंदु का निर्देशांक होगा, बिंदु के निर्देशांक, बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो कितना होगा, देखो मैंने माना क्या था x, y, तो x की वैल्यू मुझे मिला 1 और y की वैल्यू मिली 3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा निर्देशांक हो जाएगा। और काफी आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, केवल सूत्र आपको याद रखना है, y की ये, x की ये, बस आपका पूरा सवाल लग जाएगा। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है लकड़ी के एक ठोस वेलन के प्रत्येक सिरा, जैसे एक लकड़ी का ठोस वेलन है, वेलन का आकृति आपने देखा होगा, पर एक अर्ध गोला खोद, मतलब प्रत्येक सिरा, मतलब बेलन के 2 सिरा होते हैं, यानी कि दोनों सिरों पर, ठीक है, एक अर्ध गोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई जाती है या बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ये आकृति लाइक ये वेलन है, वेलन में एक ऊपर ये सिरा और ये नीचे वाला सिरा, दोनों में क्या किया गया है, मतलब 2 अलग अलग अर्धगोला खोदा गया है, ठीक है।
तो इसमें देखो अर्धगोला खोदा गया है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो यदि वेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो, ये जो वेलन है इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, पूरी वेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और फिर आपसे क्या कह रहा है, और आधार की त्रिज्या जो है, ये जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सारा सूत्र का मामला है, अगर आपको सूत्र पता है तो फिर सारी चीजें ज्ञात हो जाएंगी। जैसे आपका वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर आपको पूरे वेलन का ज्ञात करना है तो ये जो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, जो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है प्लस आपको दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दो, आपका वस्तु का आपका संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। जो हमारा बना हुआ है वस्तु है ना, इसी का ज्ञात करना है। तो वेलन में से भैया दो अर्धगोला भी निकाला गया है, तो इन दोनों अर्धगोले का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और जो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनको जोड़ोगे तो जो नई वस्तु बनी है ना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा, संपूर्ण पूरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। तो सबसे पहले वेलन की ऊंचाई आपको दी हुई है, ठीक है, तो आप यहां सबसे पहले क्या लिखोगे कि वेलन की ऊंचाई। तो वेलन की ऊंचाई आपको कितनी दी हुई है, सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दी हुई है ना। तो यहां आप लोग h यानी कि यहां आप लोग लिख लो h, यानी कि h से आपको पता चलेगा, यहां आप h लिख लो अंदर, h से आपको ये पता चलेगा कि हमें ऊंचाई दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब वेलन के आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है, जो वेलन है, वेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि वेलन की आधार की त्रिज्या सामने क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो दी हुई है वो 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। इतना आपको समझ में आया, 3.5 सेंटीमीटर। अब वेलन जो आपका लकड़ी की वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है, अगर जो हमारा लकड़ी है जो बना है आकृति, नई आकृति बनी हुई है ना, दो अर्धगोला खोदा गया है, तो लकड़ी की जो वस्तु है, वस्तु का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको चूंकि ये आपका है, ठीक है, तो आपको ये जो वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सबसे पहले आपका जो वेलन है, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आपने दो अर्धगोला भी उसमें खोदा है ना, तो दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए बच्चा पार्टी फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है ना तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, क्या कर रहे हो, देखो सर्च करो क्लास 10 मैथ फार्मूला बाय श्रवण लेक्चरर, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप तुरंत देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फार्मूला इसकी इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फार्मूलाज हैं इसमें। तो इसका जो होता है वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो वो आपका होता है, तो यहां जो हमारा वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, वो होगा 2πr/h प्लस हमारा दो अर्धगोला है ना, दोनों अर्धगोले का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो हो जाएगा 4πr², ठीक है। अब यहां अगर एक बात देख लो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कुछ कॉमन है, देखो यहां से 2π है और r, इसमें भी आपका 2πr कॉमन ले सकते हो ना, क्योंकि 4 है, तो यहां अगर 2πr कॉमन लोगे, देखो आसान हो जाता है इससे आपका क्वेश्चन। तो अगर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ आपका h बचा और यहाँ आपका क्या बचा, 2 और एक r बचा, इतना समझ में आया। अब आप वैल्यू रख दो, जो जो बचा है भैया वहां आप वैल्यू रख दो। लाइकेज यहाँ आपका इस वाले में लाइकेज यहाँ देखो आपका 2 है, 2 रहने दो, इसका आप 22/7 रख दो। त्रिज्या आपको ऑलरेडी दी हुई है 3.5 दिया हुआ है,
ऊपर। एंड यहाँ एच यानी कि ऊंचाई हमारा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू त्रिज्या हमारा 3.5 दिया हुआ है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको आप कैसे लगाया जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप करो क्या कि यहाँ जो जैसे आप यहाँ देखो, इसको आप देखो, ठीक है, यहाँ आप 2 जो है एंड 3.5 इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, पहले 22/7 आपका लिख दो, और इनका जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो 7 के बराबर हो गया। एंड यहाँ देखो आपका ये 10 है, एंड 10 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 3.5 एंड 2 में मल्टीप्लाई करोगे, ये भी 7 के बराबर हो जाएगा। चलो इतना तो समझ में आ गया। यहाँ आपका 7 से 7 कट गया। चलो यहाँ 22 है, 22 का मल्टीप्लाई आप कर लो किससे, 10 7 17 से, तो आपका कितना हो जाएगा, देखो 17 दुनाई 34, 34 के यानी कि फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 17 इनका, यानी कि आपका 7 दुनाई 14, 14 के 4, 1 हासिल, 14 1 15, एंड 22 से कम 22 यानी कि 4 हो गया, एंड 7 हो गया, एंड 3 यानी कि आपका हो जाएगा 374 सेंटीमीटर। और हमने क्या ज्ञात किया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्क्वायर। तो यही हमारा हो जाएगा वस्तु का, जो आपका वस्तु है, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो होगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा VIMP क्वेश्चन थे जो बोर्ड परीक्षा में 100% आने का चांस होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितना क्वेश्चंस बताया गया इसको आप रिवीजन करना, बार बार आप लोग पढ़ना, ताकि आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए तो आप तुरंत लिख सको। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।